हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी जो अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड जो सिलेक्ट हुआ है उसको लेके बात की थी। लेकिन एक बार अब ओडीआई स्क्वाड को लेके भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक बार अगर इसका ओडीआई स्क्वाड देखे जो अफगानिस्तान के खिलाफ सिलेक्ट किया गया है, तो यार इंडिया के ओडीआई स्क्वाड में ना कुछ ज़्यादा सरप्राइजेस आने के चांसेस है नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स की पोजीशन तो ना मतलब गिवन है। तो उसी तरह से आप स्क्वाड देखोगे तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये आपके फिक्स मेंबर्स है। उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या भी आपका फिक्स है। वॉशिंगटन सुंदर भी आजकल हर एक फॉर्मेट में दिखाई देने लगा है। उसके साथ कुलदीप यादव भी इस टीम का ऐसा है। नीतीश कुमार रेड्डी को फिर से ओडीआई स्क्वाड में एंट्री मिली है। और लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बड़े जो चेंजेस हैं वो हैं कि जिन बॉलर्स को ट्राई किया जा रहा है, और वो एक अंडरस्टैंडेबल मुझे लगता है कि सिनेरियो है, क्योंकि अब आप ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हो तो आप चाहोगे कि अपार्ट फ्रॉम बुमराह एंड सिराज, आपके पास कौन कौन से बॉलर्स हैं, आप उनको थोड़ा ट्राई करके देखो। हालांकि इसमें जो शमी का नाम नहीं है वो देख के मुझे लग रहा है यार एग्जैक्टली शमी के बारे में ये सब क्या सोच रहे, क्योंकि आगरकर साहब ने तो ये बोल दिया कि भाई शमी की बॉडी तो अभी मतलब सिर्फ T20 के लिए रेडी है। जो बंदा रणजी में 7-7 मैचेस खेल चुका है उसकी बॉडी सिर्फ T20 के लिए रेडी है, ये मेरे समझ में तो नहीं है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है ना एग्जैक्टली वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जो वीरेंद्र सहवाग ने क्रिक बस पे बात की कि इंग्लैंड के टूर पे टीम मैनेजमेंट चाहती थी कि शमी टीम में रहे, लेकिन उस टाइम पे शमी ने मना कर दिया था, सेइंग कि वो अभी भी फिट नहीं है। और वहां से लेके थोड़े बहुत कुछ इश्यूज आए हैं उनमें क्लैरिटी को लेके। तो शमी का नाम इसमें नहीं है, विच इज़ अ बिग मिस। शमी ने बहुत कुछ क्रिकेट खेली नहीं है, हालांकि आईपीएल में वो उनका अच्छा रहा है पिछले 2 मैच में, लेकिन थोड़े रन्स पड़े। और अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये स्क्वाड अनाउंस हुआ उस दिन शमी वॉज नॉट पार्ट ऑफ एलएसजी ऑल्सो। सो शायद वहां पे वो बॉलिंग करके बता देता कि यार देखो मैं तो रेडी हूँ ओडीआई के लिए, मुझे सिलेक्ट किया नहीं जा रहा है, लेकिन वो हुआ नहीं बिकॉज ही वॉज नॉट इवन इन द टीम। तो वो मेरे लिए बड़ा मिस है। लेकिन उसके अलावा अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ये प्लेयर्स इनका अभी भी अपने आप को ओडीआई में इन्होंने अपना स्थान पक्का नहीं किया है, तो उनके लिए अच्छी सीरीज रही। उसके साथ साथ मैं मानता हूँ प्रिंस यादव, दैट्स अ गुड नेम, जिसको हमने इस आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा है। यार जो विराट कोहली को उसने बॉल डाला था ना, मतलब माँ कसम, वो दैट हैज टू बी द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। तो उसने वो वाइट बॉल के जो स्किल्स है ना वो इस आईपीएल में देखा है। अब आप लोग बोलेगे यार, तुम बोल रहे हो कि यार T20 से टेस्ट में लेके आते हो तो तुमको ओडीआई चल जाता है, तो ऑफकोर्स चल जाता है, क्योंकि ओडीआई एटलीस्ट एक वाइट बॉल फॉर्मेट ही है। अगर T20 अलग फॉर्मेट है, मैं मानता हूँ दोनों के अलग स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन अगर किसी को T20 की परफॉर्मेंस से सिलेक्ट करना ही है तो मैं उसे ओडीआई में सिलेक्ट कर दूंगा रादर देन टेस्ट, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो एटलीस्ट ओडीआई इज क्लोजर टू T20। 4 ओवर्स की जगह पे आपको 10 ओवर्स डालने हैं, वही ओपनिंग स्पेल है, वही पावर प्ले है, वही डेथ ओवर बॉलिंग है। तो उसमें जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, जिस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बॉलर से एक्सपेक्टेड है, वो तो वही है। तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रिंस यादव को ओडीआई में जो सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि वो स्किल सेट हमने उसका देखा है इस आईपीएल में। उसके साथ साथ गुरनूर ब्रार, जिसको टेस्ट टीम में भी जगह मिली है, उसको ओडीआई में भी जगह दी है। हर एक दो साल में ना एक प्लेयर ऐसा आता है जो सडनली आउट ऑफ नोवेयर हर एक फॉर्मेट में दिखाई देने लगता है। जैसे कि ये मैं बोलूँ तो 2-3 साल पहले ये चीज हुई थी मुकेश कुमार को लेके, जो हर एक टेस्ट में भी मुकेश कुमार आ गया, फिर ओडीआई भी खेल गया, फिर T20 भी खेल गया, वो एक एक सीरीज खेला और फिर जो निकल गया टीम से वो कभी आया ही नहीं। मुझे नहीं पता गुरनूर बरार की कैसे बॉलिंग है, मैंने खुद देखी नहीं है उसके। जैसे मैंने टेस्ट के बारे में भी बोला, जो उसके स्टैट्स हैं बुरे भी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग या फिर एक्सेप्शनल है ऐसा भी नहीं है। गुरनूर बरार इज एक्चुअली पार्ट ऑफ जीटी राइट नाउ, लेकिन वहां पे उसको मतलब अशोक शर्मा वगैरह जैसे प्लेयर्स को, इवन राशिद खान बोल रहा हूँ, हुज द लेफ्ट आर्मर, बट कपल ऑफ इंडियन बॉलर्स को भी चांस दिया जीटी ने, लेकिन वहां पे गुरनूर बरार को तो नहीं खिलाया है। तो अगर वो टीम भरोसा नहीं कर रही तो
इंडियन सिलेक्टर्स को ऐसा क्या दिखा है गुरनूर ब्रार में जो वो भरोसा कर रहे हैं। आई गेस अगेन इट्स दैट 6.5 फीट हाइट, बट अभी मैं ज्यादा उसके बारे में मतलब आई एम नॉट गोना जज हिम और हिज सिलेक्शन टू मच। तो गुरनूर ब्रार इज देयर। सो ये नए बॉलिंग यूनिट को टेस्ट किया जा रहा है, ट्रेडिशनल जो अपने बुमराह और ये जो है अर्शदीप बोल रहा हूँ, सिराज, इनको आराम दिया गया है। तो ओवरऑल आप इंडिविजुअल प्लेयर्स देखोगे ना तो अच्छा दिखाई देगा। ओडीआई में जैसे बोला कि एक सेटल्ड यूनिट है, लेकिन मुझे ना हमेशा लगता है यार हम कहीं ना कहीं पीछे बढ़ रहे हैं। 2019 से लेके 2023 में भी हमारी टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं ऑफ था, और उसके बाद भी हम लोग जितने भी मैचेस खेले ना वो पूरा बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आप इंडिविजुअल प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते कि इनका सिलेक्शन तो गलत है, लेकिन जब आप प्लेइंग 11 बनाते हो ना तब आपको लगने लगता है यार कोई ना कोई चीज तो लैकिंग है यहाँ पे। उसके लिए मुझे लगता है एक बार प्लेइंग 11 बना के देखते हैं। जो मेरी प्लेइंग 11 है उसमें तो ऑब्वियसली पहले 5 तो आपके फिक्स हैं, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये आपके 5 फिक्स हो गए। अब छठे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार, रेड्डी। मुझे लगता है इन्हीं को 6 नंबर पे 6-7 पे खिलाया जाएगा। ईशान किशन की इस टीम में बहुत सालों बाद वापसी हुई, बहुत साल मतलब 2 सालों के बाद वापसी हुई, और वो क्या जर्नी रही है ईशान किशन के लिए कि यार जो बंदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, आधे टूर से वापस आ गया था, फिर कभी टीम में सिलेक्ट भी नहीं किया जा रहा था, वो सडनली वापस आता है, T20 में बैटिंग करता है, और जिस तरीके की बैटिंग ईशान किशन की चली है, ना सिर्फ T20 इंटरनेशनल बैट, इवन डोमेस्टिक में भी, विजय हजारे में उसका अच्छा एक प्रदर्शन था, स्मैट उसने जिताया। वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम के जो बैट्समैन चले हैं उसमें ईशान किशन का ही नाम है, एक संजू सैमसन, ईशान किशन और डेथ ओवर में शिवम दुबे, ये 3 बैट्समैन ही चले हैं हमारे T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद अभी जो जिस तरीके से SRH के लिए बैटिंग कर रहा है, इसका तो कॉलअप बनता था। अगेन T20 से ओडीआई में कैसे लिया गया, तो इट्स अगेन द सेम फॉर्मेट। ऊपर से ईशान किशन ऐसा भी नहीं है कि ओडीआई खेला नहीं है, ओडीआई में डबल सेंचुरी है भाई की ओपनिंग करते हुए। तो ईशान किशन इज नॉट जस्ट योर बैकअप विकेट कीपर जो केएल राहुल की जगह पे खेलेगा, बट वो एक आपका पूरा बैकअप प्लेयर है बैटिंग यूनिट का, कि अगर ओपनिंग में भी कोई इंजुरी आ जाती है तो वहां पे ईशान किशन खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी ईशान किशन खेल सकता है। वो तो T20 में भी नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन पे खेला हुआ है। उसके साथ साथ केएल राहुल को भी कुछ हो जाता है तो वहां पे भी ईशान किशन खेल सकता है। तो आपके टॉप 5 की पूरी बैकअप एक ईशान किशन है, ऊपर से लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, तो वो एडवांटेज मिलता है। जहां पे पूरा राइट हैंडेड आपका बैटिंग लाइनअप है वहां पे ईशान किशन एक लेफ्ट हैंडर ऑप्शन आ जाता है। एट दिस पॉइंट ऋषभ पंत के लिए बहुत बुरी न्यूज है, बट मैं बोलूंगा एक करेक्ट ही है, ठीक ही है, क्योंकि ऋषभ पंत का भी ना ओडीआई की परफॉर्मेंस कुछ खास रही है नहीं। ऋषभ पंत का ओडीआई का एवरेज भी 30 के आसपास है, जो एक काफी एवरेज है। एक सेंचुरी हमें याद आती है जो इंग्लैंड के खिलाफ, जिसके बाद देन ही गॉट इंजर्ड और वो 2 साल तक अगले ओडीआई नहीं खेला, लेकिन वो सेंचुरी निकाल दो तो उसका वो नंबर भी और नीचे गिर जाता है। तो मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट छोड़ के कहीं आने वाले समय में कंसिडर किया जाएगा, खास करके जिस तरह की कंपटीशन है विकेट कीपर बैट्समैन को लेके। वी ऑलरेडी है ईशान किशन, केएल राहुल की आपकी जगह फिक्स है, उसका बैकअप ईशान किशन है। ईशान किशन को भी शायद प्लेइंग 11 में जगह ना मिले। उसके बाद आता है संजू सैमसन, जिसने T20 में काफी अच्छा करके दिया है, काफी अच्छा आईपीएल में भी करते जा रहा है। उसके बाद है ध्रुव जुरैल, जो डोमेस्टिक में भर भर के रन बना रहा है, इवन टेस्ट में उसको ऋषभ पंत का बैकअप कंसिडर किया जा रहा है। तो इन सब में ऋषभ पंत काफी पीछे, एंड राइटली सो। मुझे नहीं लगता इन सबको छोड़ के ऋषभ पंत को आने वाले फ्यूचर में कंसिडर किया जाएगा। तो द नेक्स्ट प्लेयर इज ईशान किशन, बट मुझे नहीं लगता ईशान किशन को जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में, क्योंकि अनलेस ऑब्वियसली कोई इंजर्ड हो जाता है या फिर किसी को रेस्ट दिया जाता है टॉप 5 में, क्योंकि छठे नंबर पे तो आएगा हार्दिक पांड्या। आपका 6, 7, 8 है हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर। एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली माय प्रॉब्लम विद दिस ओडीआई टीम इज, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या के नंबर्स निकाल के देखोगे, हार्दिक पांड्या की ओडीआई की एवरेज है लगभग 33 की, ठीक है, जो मैं नहीं मानता कि बहुत कुछ खास है।
वो बहुत अच्छा प्लेयर है, टीम के बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है। जब अगर वो 33 की एवरेज से बैटिंग करता है तो उसका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, और उसके साथ साथ वो जो बॉलिंग भी हमें करके देता है, इसके लिए उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्या वो नंबर 6 का बैट्समैन है? तो इन माय ओपिनियन नो, आई एम सॉरी, नॉट। क्योंकि जो पास्ट की मैंने इंडिया की एक सॉर्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम देखी है, उस टीम के नंबर 6 और 7 थे हार्दिक पांड्या, और सॉरी उस 6 और 7 थे महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। क्या महेंद्र सिंह धोनी एंड सुरेश रैना जो करके देते थे इस टीम को, क्या वो हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी, क्या हमें वो कॉन्फिडेंस देते हैं? नहीं। क्या वो कॉन्फिडेंस मुझे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भी देते हैं? नहीं। मैं धोनी के साथ साथ जडेजा जो करके देता था, मेरे को धोनी प्लस जडेजा पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि धोनी जब भी खेलता है तो वो अपने साथ साथ बाकियों से जो परफॉर्मेंस निकाल के लेता है ना, वो एक अलग कहानी है अपने में। लेकिन मुझे सेम कॉन्फिडेंस हार्दिक पांड्या और जडेजा पे नहीं है, कि वो अगर 6-7 खेले ना तो मुझे सेम कॉन्फिडेंस नहीं है। जो 100 रन पे 4 विकेट गिरने के बावजूद 300 रन तक स्कोर पहुंचा देते थे, रैना, धोनी और हमारे नीचे के बॉलर्स जो थोड़ी बहुत बॉलिंग बैटिंग कर सकते थे, जो 300 तक स्कोर पहुंचा सकते थे, क्या वो हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी हमें करके दे सकते हैं? तो नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी के 4 ही मैचेस हुए, तो उसकी एवरेज पे बात करना सही नहीं होगा। वॉशिंगटन सुंदर की भी एट दिस पॉइंट एवरेज 20 की है। तो ये जो है ना, ये आपको वो है तो बॉलिंग भी करके दे देंगे, बैटिंग भी करके दे देंगे, लेकिन नहीं किया तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो न, क्योंकि वो मुझे लगता है अभी भी नंबर 6 की पोजीशन ओडीआई क्रिकेट में एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की है, जिसको आप ऑलराउंडर्स के साथ रिप्लेस कर रहे हो, और ये आपकी मजबूरी है। क्योंकि आपके नंबर 5 के जो प्लेयर है ना, पहले 5, उनमें से कोई भी प्लेयर आपको बॉलिंग करके नहीं दे रहा, एक ओवर नहीं मिलता आपको वो नंबर 5 से। जो काम पुरानी टीम में सहवाग, युवराज, रैना और मतलब सचिन सचिन तेंदुलकर करके देते थे ना, आज आपके गिल, रोहित, कोहली, श्रेयस अय्यर, कोई कोई बॉलिंग नहीं करता। केएल राहुल ने तो बोल दिया कि भाई चलो मैं बॉलिंग नहीं कर सकता, मैं कीपिंग तो कर लेता हूं, उसने वो तो कर लिया। लेकिन बाकी 5 में से आपको किसी से भी एक ओवर नहीं मिल रहा, और इसके लिए आपकी मजबूरी बन जा रही है कि आप नंबर 6 पे ऐसा बल्लेबाज खिलाओ जो आपको बॉलिंग भी करके दे दे, भले वो बल्लेबाज एज अ बैट्समैन फुल्ली डिजर्विंग ना हो नंबर 6 पे। उस टीम में नंबर 6 पे धोनी और नंबर 7 पे रैना बैटिंग कर सकते थे, क्योंकि वो जो 6-7 पोजीशंस में आपको 8-10 ओवर भी मिल जाते हैं। युवराज सिंह ने पूरा वर्ल्ड कप 10-10 ओवर बॉलिंग की, और अपने बॉलिंग से भी मैचेस जिता के दिए हैं, अपने बैटिंग से भी मैचेस जिता के दिए हैं। जब भी जरूरत पड़ी सहवाग ने बॉलिंग की है, सचिन ने बॉलिंग की है, तो आपके वो 6-7 प्लेयर में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बैटिंग, मतलब कोई उनसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप हमें बॉलिंग करके दे दो, उनको जज एज अ बैट्समैन ही किया जा रहा था। लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर बैटिंग आपको वो 9-10 ओवर्स भी मिल रहे थे। वो 10 ओवर का जो कोटा होता था वो पूरे करते थे। उसके बाद आपके जो 4 बॉलर थे जो सिर्फ बॉलिंग के दम पे टीम पे थे, सिर्फ बॉलिंग के दम पे, उनको किसी भी दूसरे क्राइटेरिया से जज नहीं किया जा रहा था, वो बॉलिंग के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत बैटिंग भी करके देते थे। मुझे याद है कि हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को मारा हुआ छक्का मुझे याद है। नेटवेस्ट की सीरीज में हरभजन सिंह ने जो जीते थे ना लेजेंडरी सीरीज, उसमें हरभजन सिंह ने बहुत इंपॉर्टेंट 15 रन बनाए थे। वो मुझे याद है, हरभजन सिंह की सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन कभी उससे बैटिंग की उम्मीद नहीं थी, बट ही यूज्ड टू गिव यू दोस बैटिंग। थोड़ा सा एक हाथ छक्का लगा दिया, वो करके देता था, और आपके बैट्समैन वो बॉलिंग करके देते थे। आज आपके पास वो है नहीं। सिराज, बुमराह, चहल, कुलदीप, इनका बॉल अगर 38 सर्कल तक भी पहुंच जाए तो भी तुम मतलब खुश हो जाओ जिंदगी में। वो बॉल बैट से कनेक्ट कर जाए, इतनी ही बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये है आपके बॉलर्स जो बैटिंग के स्टाइल में कंप्लीटली डिसलेक्सिया है, और जो आपके बैट्समैन जो कंप्लीटली
बॉलिंग वाइज कंट्रीब्यूशन में 0 है। तो आप मजबूर हो जा रहे हो कि ये 6, 7, 8 पे वो बॉलर्स खिलाएं, वो बैट्समैन खिलाएं जो बॉलिंग करके दे दे, जो बॉलर्स खिलाएं जो बैटिंग करके दे दे। क्या वो बॉलर प्योरली, तो जैसे मैं बोलूं, क्या वॉशिंगटन सुंदर एज अ बॉलर इस टीम में प्लेस डिजर्व करता है? द आंसर इज नो। क्या हार्दिक पांड्या प्योरली प्योरली एज अ बैट्समैन इस टीम में नंबर 6 की पोजीशन डिजर्व करता है? नो। क्योंकि नंबर 6 पे इंडिया में आपके पास आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे जो आप जिनको आप ट्राई कर सकते हो। अभी मैं अगर 2 प्राइम नाम लूं तो वो है रिंकू सिंह और तिलक वर्मा। ये अगर नंबर 6 पे हैं और कल आपकी टीम 100 पे 4 विकेट खो देती है, तो भी ये उस तरीके के प्लेयर्स हैं जो वहां से आपको 300 तक स्कोर्स लगा के दे देंगे। नंबर 6 की पोजीशन पे लास्ट टाइम सेंचुरी आई थी केदार जाधव द्वारा जो 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद आज तक नंबर 6 से हमारे नंबर 6 के बैट्समैन ने एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं की है। केदार जाधव ने 1 सेंचुरी स्कोर की थी, यूसुफ पठान ने 2 सेंचुरी स्कोर की है, महेंद्र सिंह धोनी ने उस पोजीशन से सेंचुरी स्कोर की है। बट द फैक्ट इज पोस्ट धोनी हमारे नंबर 6 के जो प्लेयर्स हैं, जिसमें मेनली बहुत बार हार्दिक पांड्या, कभी रविंद्र जडेजा इनका रोल रहा है, उनमें वो बैटिंग एबिलिटी नहीं रही है जो जहां से वो क्रूशल प्रेशर वाली सिचुएशन में आपको सेंचुरी स्कोर करके दे दे, जहां से वो डेफिनेटली 60-70। हार्दिक पांड्या को आप अगर नंबर 7 पे डाल दो ना, तिलक वर्मा रिंकू सिंह का आप 6 कर दो और हार्दिक पांड्या को नंबर 7 पे डाल दो ना, तो दैट सडनली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लोअर ऑर्डर और वेरी स्ट्रॉन्ग फिनिशर्स की जो क्वालिटी भी है, जिनके पास एक्सप्लोसिवनेस भी है, जो हाई प्रेशर सिचुएशन में गेम चला भी सकते हैं, जो नंबर 6 से गेम चला भी सकता है, वैसा प्लेयर भी है। लेकिन हार्दिक पांड्या को आप जब नंबर 6 पे खिलाते हो, फिर नंबर 7 पे रेड्डी आ जाता है तो, और नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर हो जाता है, तो ऑन पेपर तो आपका दिख रहा है बॉलिंग लाइनअप कि आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, आपके पास 6 और 8 आपके पास बैटिंग ऑप्शंस है। लेकिन उनमें से जो 3 प्लेयर हैं, लगभग उनकी क्वालिटी क्या उस लेवल की है जो उस पोजीशन में वो खेल रहे हैं? क्या वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग उस क्वालिटी की है कि वो नंबर 4 का गेंदबाज बन पाए ओडीआई टीम में? नहीं। क्या हार्दिक की बैटिंग नंबर 6 के बैट्समैन की है प्योरली बैटिंग? नहीं। वो एक ऑलराउंडर आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आपको उसकी जगह पे 3-3 खिलाने की मजबूरी आ जाती है, क्योंकि आपके जो है बॉलर्स और बैट्समैन दूसरे डिपार्टमेंट में 0 कंट्रीब्यूशन देते हैं। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम ऑफ दिस टीम लाइज। द कॉम्बिनेशन, द बैलेंस ऑफ दिस टीम गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसमें हार्दिक पांड्या की गलती नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी की गलती नहीं है, मैं तो बोलूंगा इवन टीम मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है। लेकिन आपको फिगर आउट करना होगा कि आप कैसे नंबर 6 पे एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिला सकते हो। शायद तिलक वर्मा, रिंकू सिंह ने तो आजकल डोमेस्टिक में बॉलिंग डालना भी शुरू कर दिया है। आपको उनसे ओडीआई क्रिकेट में अभी भी उन पार्ट टाइमर्स की जगह है जो बाकी टीम्स के पास है। साउथ अफ्रीका के पास एडन मार्करम है, ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैक्सवेल है, ग्लेन फिलिप्स है न्यूजीलैंड के पास, जिनका प्राइमरी रोल तो बैटिंग का ही है। उनको उनकी बैटिंग से ही जज किया जाता है, उनको इसलिए नहीं खिला रहे कि वो बॉलिंग करके देते हैं। लेकिन ऐसे प्लेयर्स इन सारी बाकी टीम्स के पास हैं। विल जैक्स कर रहा है इंग्लैंड के लिए, हमारे पास ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो उस एस्पेक्ट पे इस टीम मैनेजमेंट को काम करना होगा। क्या हमें तिलक वर्मा से 2-3 ओवर मिल सकते? क्या कोहली की वो जो बहुत ही अजीबोगरीब बॉलिंग स्टाइल है ना, 8 नहीं ओवर डालने, 8-9 ओवर नहीं डालने, बट क्या वो हमें 2 ओवर दे सकता है? क्या तिलक वर्मा हमें 2 ओवर दे सकता है? क्या रिंकू सिंह हमें 2-3 ओवर करके दे सकता है? जिसका ट्राई T20 में एक्चुअली किया था सूर्या ने, गौतम गंभीर और सूर्या, जब तो रिंकू सिंह ने बॉलिंग डाली, सूर्या ने बॉलिंग डाली। तो मुझे लगता है T20 में भी इन 6 नंबर पे आपको वैसे बल्लेबाज को खिला के क्या रोहित शर्मा से आपको 2-3 ओवर मिल सकते हैं? ये आपको कोशिश करनी होगी। फिर आपके पास जो हार्दिक पांड्या जो आ जाता है ना नंबर 7 पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है और बहुत तगड़ा ऑप्शन हो जाता है नंबर 7 पे। क्योंकि एट नंबर 6 अगर मैं उसे वीक मानता हूं, तो एट नंबर 7 में मुझे लगता है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड, बाकी सारी टीम्स में मिला के।
कि इस नंबर 7 पे उसके जैसा आपके पास अगर ऑलराउंडर है तो आपके टीम का बैलेंस बहुत तगड़ा हो जाता है। फिर आपके पास नंबर 8 पे फिर अगर बैटिंग कम भी रही ना तो भी चल सकता है। फिर आप वहां पे आपको वो सोचने की जरूरत नहीं कि यहां पे मैं थोड़ी सी बॉलिंग भी कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं बैटिंग के चक्कर में। फिर आप मत सोचो कि मैं हर्षित राणा को वहां पे खिलाने की जरूरत है, क्योंकि नहीं जरूरत। फिर आप वहां पे अर्शदीप को भी खिला सकते हो, जिसने वो हरभजन की तरह एक हाथ दो अगर लप्पे लगा दिया तो लगा दिया, नहीं लगाए तो नहीं लगाए। या फिर शमी को खिला सकते हो। तो फिर आपको वो दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यू हैव टू गेट फ्यू ओवर्स फ्रॉम योर बैट्समैन जो अभी के टीम में किसी से आते हुए नहीं दिख रहे। और ये मुझे लगता है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, अगर ये इशू को, इस प्रॉब्लम को अगर एड्रेस नहीं किया जाता तो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप जो हमारे साथ 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ वही होगा कि जैसे ही 3-4 विकेट गिर जाएंगे, हमारे पास ऑन पेपर तो बैटिंग लाइनअप लंबा चौड़ा रहेगा, लेकिन उसका कितना एक्चुअल में यूज होता है मुझे नहीं, आई हैव माय डाउट्स अबाउट इट। और फिर हम लोग वो एक सेफ टोटल, सब पार टोटल पे आके खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ, मुझे मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। दिस सॉल्यूशन टीम मैनेजमेंट हैज टू फाइंड। अगर इस टीम में आपको इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है, जो अभी अफगानिस्तान के लिए सिलेक्ट की गई टीम है, इसमें अगर आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है तो मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर इज योर दैट सॉल्यूशन, जिसको आप मिडिल ओवर्स में खिला सकते हो, मिडिल पोजीशन में खिला, आप जिसको नंबर 5 की पोजीशन पे खिला सकते हो। अर्ली विकेट्स अगर गिर जाते हैं ऊपर से 2-3 तो शायद नंबर 4 पे भी ट्राई कर सकते हो। जिस तरीके का रोल उसे जीटी ने दिया है आप उसको ओडीआई में उस रोल में फिट कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता वॉशिंगटन सुंदर की स्ट्रेंथ है खास करके ओडीआई क्रिकेट में आखिरी के 5 ओवर में आके 15 बॉल में 30 रन बनाना। मुझे नहीं लगता वो उसकी स्ट्रेंथ है। T20 क्रिकेट में ही हैज डन एक्सेप्शनली गुड फॉर जीटी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्रेसिव बैटिंग उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ है कि वो, उसके पास बहुत ही अच्छा एक टेम्परामेंट है खेलने का। आज एक ऐसा प्लेयर जो बिट्स एंड पीसेस करके नाम पे टेस्ट क्रिकेट में आया था, उसका टेस्ट क्रिकेट में 42 का एवरेज है इंटरनेशनल में। उस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली थी आज भी हम सबको याद है। उसने जो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जाके सीरीज खेली थी सबको वो याद है। तो उसके पास ना वो फाइटिंग स्पिरिट है, उसके पास ना वो गेम अवेयरनेस है, गेम सेंस है। वो प्रेशर सिचुएशन में जो प्लेयर्स निखर के आते हैं ना, उसके पास वो एबिलिटी है। आप उसको मिडिल ओवर में एज अ स्टेबिलाईजर या फिर जो एक बंदा गेम चला सके, जो रोटेट करा सके, आप उसको उस रोल में यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपका कहीं भी कोलैप्स हो जाता है तो वो थोड़ा सा गेम को थोड़ा 30-40 ओवर तक लेके जा सकता है। उसके पास वो टेम्परामेंट है कि वो एकदम पैनिक वाली सिचुएशन में भी थोड़ा सा काम रह के गेम को बस थोड़ा सा धक्का लगा के 30-40 ओवर तक लेके जा सकता है। फिर जहां से आपको आपका केएल राहुल उस चक्कर में नंबर 6 पे आ जाएगा, बट दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एट नंबर 6। केएल राहुल ने ओडीआई में भी डेथ ओवर्स में अब अच्छी क्या बोलूं स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दिखाई है। तो ही इज दैट प्लेयर जो मैं बोल रहा था ना, नंबर 6 से कौन सेंचुरी स्कोर कर सकता है, तो केएल राहुल वो काम कर सकता है। तो केएल राहुल इज योर दैट प्लेयर फ्रॉम नंबर 6। एंड देन अगर हार्दिक पांड्या उसके बाद नंबर 7 पे आ जाता है तो वो आपका बैटिंग लाइनअप ना बहुत फिर स्ट्रांग दिखने लगता है सडनली। तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है। उससे अगर मिडिल ओवर्स में या फिर मिडिल पोजीशन में बैटिंग करवाई जाए रादर देन नंबर 8, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो उसकी स्ट्रेंथ है। और फिर अगर आप हार्दिक को नंबर 7 पे खिलाते हो, फिर आपको ना नंबर 8 पे, जैसे मैंने बोला, फिर आपको शायद नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने की जरूरत भी नहीं है। फिर आप अपने गो विथ योर बेस्ट स्पिनर, आप उसे खिला के फिर आपके वो 4 अच्छे बॉलर्स बन जाएंगे। एंड हार्दिक पांड्या एज अ 5th बॉलर इज अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल ऑलरेडी। ऊपर से आपको वॉशिंगटन सुंदर से भी छठा एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, वॉशिंगटन सुंदर इज ऑल्सो एक्सीलेंट ऑप्शन। बट द मोमेंट आपका हार्दिक पांड्या तीसरा बॉलर बन जाए और वॉशिंगटन सुंदर चौथा बॉलर बन जाए ना, फिर आपका वो बॉलिंग लाइनअप भी वीक होने लगता है। सो दैट्स द सोल्यूशन आई थिंक दिस टीम नीड्स टू फाइंड। आइदर एक ऐसा बल्लेबाज ढूंढो जो आपको 3-4 ओवर करके दे दे, या फिर वॉशिंगटन सुंदर में वो इन्वेस्ट करो अगले 1 साल के लिए कि वो मिडिल ओवर्स में आपको गेम चला के दे दे, आपको
वो बैटिंग के तौर पे वो कंट्रीब्यूट करके दे दे। उसको उसको 100 रन करने की जरूरत नहीं, उसके वो 60-70 रन भी आ गए मिडिल फेज में तो भी उसने अपना काम कर दिया है, बिकॉज कि वो बॉलिंग के साथ भी जो करके देगा आपको। तो ये मुझे लगता है सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर वॉशिंगटन सुंदर तक आपका नंबर 8 जाता है, देन आई विल से कुलदीप यादव हैज टू प्ले। ठीक है, क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका में भी कुलदीप यादव तो रहेगा टीम में। मैं इस टीम को उसी तरीके से देख रहा हूँ कि भाई साउथ अफ्रीका में कौन जाएगा। तो 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, 9 पे कुलदीप, एंड आपको 2 पेस बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे कम से कम। मुझे लगता है अगर आपको खिलाना ही है, आपने सिलेक्ट भी किया है, तो गुरनूर बरार और प्रिंस यादव को ही खिलाओ। हर्ष दुबे को मैं नहीं मानता उसका ट्रायल लेके एट दिस पॉइंट कोई मतलब है, क्योंकि रविंद्र जडेजा को आपने रेस दे दिया है, अक्षर पटेल को रेस दे दिया है। मैं मानता हूं, ये मुझे वैसे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रेस्ट दिया गया है। जब आप ओडीआई की तैयारी कर रहे हो तो आपने उनको रेस्ट क्यों दे दिया है? आपको तो उनको उनमें से किसी एक को तो खिलाना चाहिए जो आपके प्लान्स में हो, लेकिन आप सडनली हर्ष दुबे को ट्राई कर रहे हो। अब हर्ष दुबे कुछ भी कर ले, ऐसा तो नहीं होने वाला कि जडेजा और अक्षर पटेल को छोड़ के हर्ष दुबे सडनली उनके आगे पहुंच जाएगा। खिलाओगे तो आप वॉशिंगटन, अक्षर और जडेजा में से ही दोनों को। तो हर्ष दुबे का इस सीरीज में खिलाने का मुझे नहीं लगता कोई उसे ट्राई करके कोई मतलब है। टेस्ट क्रिकेट में हाँ, लेकिन ओडीआई में ट्राई करके मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि उसकी जगह वैसे भी नहीं ओडीआई में बनने वाली। इंस्टेड ऑफ दैट आप 2 पेस बॉलर्स को खिलाओ, गुरनूर और प्रिंस यादव में से देख लो कि आपको किससे क्या मिल रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा से, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो चाहिए था हमने देख लिया है प्रसिद्ध कृष्णा को, हमें पता है। तो इन 2 बॉलर्स के साथ जाए। सॉरी, अर्शदीप को भी आप एक ट्राई कर सकते हो। तो गुरनूर, प्रिंस यादव और अर्शदीप में से 2 पेस बॉलर्स होंगे। कुलदीप होगा नंबर 9 पे। और मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि इस टीम में वॉशिंगटन सुंदर को मिडिल ओवर में बैटिंग करने का मौका मिले, नंबर 4 और नंबर 5 की पोजीशन पे बैटिंग करने का मौका मिले। तो शायद जो वीकनेस मुझे लग रही है इस ओडीआई टीम की, इस बैलेंस की, वो फिर वो कवर अप हो सकती है। आपको क्या लगता है? डू यू एग्री विथ माय ओपिनियन कि वॉशिंगटन को एक नंबर 4 या 5 पे ट्राई करना चाहिए? दूसरे कौन से ऑलराउंडर को या फिर प्लेयर बॉलर को इस टीम में होना चाहिए था? ये जो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को जो रेस दिया गया है, डज इट मेक सेंस टू यू? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।